हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक्स आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा समय पास में आती जा रही है बेटा। तो पढ़ाई का आनंद लेते रहिए और जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आइए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका था बेटा, जिसमें मैंने आपको आवेश के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, चार्ज के बारे में समझाया था कि चार्ज क्या होता है। अब हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सभी देखेंगे बेटा आवेश के प्रकार। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। अच्छा, बीच में मैंने कुछ छूट मतलब लेक्चर कट गया था, तो वो भी मैं जानकारी आपको बता देता हूँ कि बेटा जी हम चर्चा कर रहे थे खोजकर्ता। आवेश के जो है खोजकर्ता कौन माने जाते हैं। तो सबसे पहले नाम लिया था बेटा थेल्स का। इसका थेल्स, सर्वप्रथम आवेश के बारे में थेल्स ने बताया था। उसके पश्चात थेल्स के बाद बेटा जो नाम आता है बेटा गिलबर्ट का आता है। किसका आता है बच्चों? गिलबर्ट का। गिलबर्ट ने बताए थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और इसके बाद गिलबर्ट के बाद नाम आता है कूलाम का। और फिर क्रमशः कई सारे वैज्ञानिक इसी क्रम में आते हैं, जैसे आपके फैराडे, फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला आदि। तो समय समय पर आवेश के बारे में रिसर्चेज होती रही और आवेश के बारे में लोग वाग बताते गए। और मैंने आपको बताया भी था कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों थेल्स। सबसे पहले किसने बताया था बच्चों? थेल्स ने बताया था। आइए इसके आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज जो हमको बेटा जो है आज हमें पढ़ना है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, आइए इसी बात पे विचार करते हैं। तो देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश जो है बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। एक कौन कौन से प्रकार होते हैं बेटा? एक होता है धनावेश, जिसको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसको हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज। तो वैद्युत आवेश प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अच्छा, क्यों धनावेश क्यों ऋणावेश? दो ही प्रकार के क्यों हैं, तीन प्रकार के क्यों नहीं है आवेश? आइए इस बात पे चर्चा करते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं। और आवेश के प्रकार को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एटॉमिक मॉडल को समझना पड़ेगा, परमाणु मॉडल को समझना पड़ेगा। परमाणु मॉडल को समझने के पश्चात हम बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से पढ़ पाएंगे कि धनावेश को धनावेश ही क्यों कहा जाता है
ऋणावेश को ऋणावेश ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, जब तक मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बेसिक बात को समझते हैं। ये जानकारी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जानकारी को जरूर समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं परमाणु मॉडल को। परमाणु मॉडल को एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप धनावेश और ऋणावेश की व्याख्या बहुत ही आसानी से कर पाएंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा। इस एटॉमिक मॉडल को भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ये आखिर एटॉमिक मॉडल क्या है। जब कभी भी किसी भी चीज की व्याख्या में करनी हो और इसे बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझना हो तो हम हमेशा ही एटॉमिक लेवल की शरण में जाते हैं, मतलब एटॉमिक मॉडल की शरण में जाते हैं। बिना एटॉमिक मॉडल के कोई भी एक्सप्लेनेशन सही नहीं मानी जाती, सही तो मानी जाती है लेकिन एटॉमिक मॉडल जो है हमको बिल्कुल सटीक और सही डेफिनेशन देता है। तो आइए इस एटॉमिक मॉडल को समझते हैं, तब जाके आप धनावेश और ऋणावेश की ऐसे व्याख्या करवाएं। बच्चों का खेल है बेटा, एकदम से बच्चों का खेल, लेकिन उसके जानने का रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या हम समझेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पदार्थ के बारे में। दुनिया में हमें जो कुछ भी नजर आता है बच्चों से पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, दुनिया में कुछ भी जो हमें नजर आता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को क्या करते हैं बेटा, इसको कोई भी एक पदार्थ उठा लीजिए, चलिए मैं मिट्टी का एग्जांपल लेता हूँ, मिट्टी को उठा लीजिए। ठीक, मैंने इस पदार्थ को उठाया, इस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और तब जाके ऐसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इन छोटे छोटे टुकड़ों को बच्चों हम कहते हैं अणु। क्या कहते हैं बच्चों, अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल। लोग बागों ने पहले सोचा कि पदार्थ अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़ों में करें तो यह बेटा अणु बन जाएगा, अणु से छोटा कोई कण नहीं होता है। लेकिन उसके बाद अच्छा, इन अणुओं को एक नाम कण भी दिया गया था। एक ऋषि थे कणाद, कणाद ऋषि ने बताया था कि जब भी किसी पदार्थ को, एक चावल के टुकड़े को देखा था और उन्होंने विचार किया कि चावल के टुकड़े से भी कुछ छोटा हो सकता है, तब उन्होंने कहा था कि पदार्थ के छोटे छोटे जो हम पीसेस बना के छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं उन्हें हम कण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कण कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक का बेटा डाल्टन, डाल्टन ने बताया कि अणु के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अणु के भी या कण के भी छोटे छोटे पीसेज होते हैं, और जिन्हें जाके बच्चों हम कहते हैं परम अणु, परमाणु, एटॉम्स, एटॉम्स। डाल्टन ने हम सबको बताया कि अणु के भी छोटे छोटे भाग होते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु के बाद देखिए, परमाणु के बाद एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ईंट पर नाचे। देखिए बच्चों, ई माने इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन, और टा माने टॉमसन, टॉमसन, पा माने बच्चों प्रोटॉन, और पर माने परमाणु ही, परमाणु ही, और रा माने रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। परमाणु का नाभिक कहेंगे बेटा, परमाणु का नाभिक। ठीक है, और ना माने न्यूट्रॉन बच्चों, ना माने न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन, और चे माने चैडविक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तीन लोग आए, नंबर 1 थॉमसन, नंबर 2 रदरफोर्ड और नंबर तीसरा चैडविक। थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने बताया कि डाल्टन साहब आप गलत हैं, परमाणु से भी छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तब इनसे पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो तीनों ने मिलकर व्याख्या दी। मैं तीनों की व्याख्या को इकट्ठे बता रहा हूँ बेटा, इसी को समझ के चलिएगा। तीनों ने बताया कि जब किसी परमाणु को जूम करते हैं, इसको जूम करो तो हमें परमाणु ऐसा नजर आएगा। ठीक है, परमाणु ऐसा नजर आएगा। परमाणु के अंदर होगा बेटा नाभिक, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, गोल गोल एक फुटबॉल की तरह, एक बॉल की तरह, ये बेटा नाभिक है। क्या है बच्चों? नाभिक, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। और इस नाभिक के अंदर रहते बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के चारों ओर होती हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। क्या होती हैं प्यारे बच्चों? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो फिर लोगों ने सोचा कि चलो भाई, परमाणु से छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या इससे भी कुछ छोटा होता है? जी प्यारे बच्चों, इससे भी छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है बच्चों, वो बने होते हैं बेटा क्वार्क से। ठीक है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क से मिलके बने होते हैं और इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपके बोसॉन्स वगैरह होते हैं, मेसॉन्स वगैरह होते हैं, लेप्टियंस होते हैं, फर्मियंस होते हैं, और भी छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल यानी कि छोटे छोटे और भी कण होते हैं जो इनसे मिलके बने होते हैं। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। बाकी जो क्वार्क्स वगैरह होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसमें होते हैं 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क होता है इसमें। ठीक है, तो अगर हम इन क्वार्क्स को बाहर निकाले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्वार्क्स बाहर नहीं निकलते, अलग अलग नहीं होते। अगर मान लीजिए इनको अलग भी किया जाए तो सब कंबाइंड होकर इकट्ठे से फिर से आके प्रोटॉन बना लेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में क्वार्क्स तो नहीं रह सकते, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में प्रोटॉन जरूर रह सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से फिर सब लोगों ने माना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं मूल कण होते हैं। मूल कण, फंडामेंटल, और क्या कहते हैं इनको? पार्टिकल्स बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं इनको। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस परमाणु मॉडल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम मूल कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मूल कण बोलते हैं इनको। ठीक है, अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके मूल कण हैं, लेकिन इसका आवेश से क्या लेना देना? भाई समस्या तो ये है कि इसका आवेश से क्या लेना देना। चलिए इस वाले मॉडल को थोड़ा सा जो है आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका रिलेशन समझाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए बेटा जी, अब जरा मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
ये 3 कण जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। लेकिन एक गजब की बात सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है तीनों में सबसे छोटा है। ये तीनों में सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा कण है। ठीक है, इसी कण के आवेश को, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा को इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा को हम कहते हैं बच्चों 1 यूनिट चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? 1 यूनिट चार्ज कहते हैं। ध्यान देना बेटा, 1 यूनिट आवेश कहते हैं। 1 यूनिट आवेश, या इसी को हम बोलते हैं मूल आवेश। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों? मूल आवेश। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ मूल आवेश क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा को 1 यूनिट चार्ज माना जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा 1 यूनिट चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि एक नेगेटिव प्रकृति रखता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के जो आवेश को है वो हम मानते हैं -1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज, ठीक है बच्चों। और प्रोटॉन पर, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है बेटा, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, पी माने पॉजिटिव, पी माने प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के चार्ज को हम मानते हैं +1 यूनिट चार्ज। ठीक है, इस बात को ध्यान देना कि प्रोटॉन के चार्ज को +1 यूनिट चार्ज, पी माने पॉजिटिव, पी माने प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम मानते हैं -1 यूनिट चार्ज। बेटा मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लूँ, अब तो नहीं हुआ बेटा? ओके ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है बेटा जी। क्योंकि ये बच्चों हीट की वजह से ऑफ हो जाता है, तो मेरे पास यही साधन है, मैं इसी साधन से आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो बेटा जो है आप लोग सहयोग करें अच्छे से और खूब पढ़ाई करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 यूनिट चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज को बेटा +1 यूनिट चार्ज। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लीजिए किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल के तौर पर 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, तो ये हो जाएगा -10 यूनिट चार्ज। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा? 12 इंटू +1, क्योंकि प्रोटॉन का जो आवेश है पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? +12 यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 यूनिट चार्ज, प्रोटॉन के आवेश को +1 यूनिट चार्ज मान के हम काम करेंगे। ठीक है, तो इस मॉडल से हम +1 यूनिट चार्ज को समझ चुके हैं कि 1 यूनिट चार्ज क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमने मॉडल में देखा कि सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब आइए समझते हैं थोड़ी सी और, एक चीज को और समझते हैं पहले। एक मिनट, इस चीज को समझो बेटा। ये जो आपको संरचना नजर आ रही है बेटा, देखो इसको ध्यान से देखो। ये बेटा क्या है? नाभिक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब समझने वाली बात ये है कि जो नाभिक है हमारा, नाभिक के अंदर दुनिया का सबसे मजबूत बल कार्य करता है प्यारे बच्चों। इस बात को समझो, दुनिया का सबसे मजबूत बल, दुनिया के सबसे मजबूत बल को हम कहते हैं बच्चों प्रबल नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। प्यारे बच्चों, दुनिया में 4 मूल बल हैं, 4 मूल बल हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस, और उनमें सबसे मजबूत बल है प्रबल नाभिकीय बल, जो नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाभिक के अंदर ही होता है बच्चों। इस वजह से अगर हम चाहें
कि चलो भाई प्रोटॉन को बाहर निकालो। बाहर निकालने के लिए प्रोटॉन को देनी पड़ेगी ऊर्जा बेटा। ऊर्जा देने के लिए आप चाहे इसे गर्म कर लो, चाहे वैद्युत क्षेत्र लगा लो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र लगा लो, कुछ भी, चाहे वैद्युत क्षेत्र लगाओ, चाहे चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, चाहे ऊर्जा दो, चाहे गर्म करो, चाहे पीटो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों ये प्रोटॉन बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर बेटा प्रबल नाभिकीय बल होता है, दुनिया का सबसे मजबूत बल। इस वजह से आप प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कभी भी बाहर निकाल ही नहीं पाओगे। कुछ कर लो बेटा, कुछ कर लो आप। लेकिन फिर होगा क्या? होगा ये कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो टेम्परेचर की ऊर्जा है या ऊष्मा दोगे आप या कुछ भी करोगे, गर्म करोगे, तो ये ऊष्मा बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात और सीखने को मिली कि नाभिक के अंदर होता है प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? प्रबल नाभिकीय बल। इस वजह से कभी भी नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर जो नाभिक है, उस नाभिक के अंदर से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाओगे। दैट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि नहीं निकाल सकते, नाभिक को निकल सकता है बेटा, लेकिन एक तरीका होता है, तरकीब होती है उसके द्वारा। लेकिन आप उस तरकीब को छोड़ के कोई भी तरकीब अपना लें तो आप किसी भी केस में आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग नहीं कर सकते। चाहे आप ताप बढ़ाएं, ठोके पीटें, वैद्युत क्षेत्र लगाएं, चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ताप के द्वारा कभी भी आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाओगे। इनके द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लें या लिख लें कहीं पर। चलिए अब समझते हैं धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। मैं एक बार फिर से मोबाइल को देख लेता हूँ बच्चों, हीट तो नहीं है, निपट ना जाए फोन पहले। एक तो मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों और मेरी भी जो एनर्जी निकल जाती है। ठीक है ठीक है, मोबाइल अभी जीवित अवस्था में है। चलिए देखिए आगे समझते हैं। अब इतना सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं कि मूल आवेश क्या है और फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, और हम ऊर्जा देकर केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम Na। सोडियम का परमाणु क्रमांक सबको पता है बेटा, कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक मतलब इसमें प्रोटॉन 11 है। प्यारे बच्चों कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। ठीक है, मैंने पिछली बार अभी आपको मैंने बताया 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले बताया कि 11 प्रोटॉन मतलब 11 इंटू +1 मतलब +11 यूनिट चार्ज हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 मतलब 11 इंटू -1 माइनस का 11 यूनिट। इन दोनों को ऐड करो बेटा, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये है कि कोई भी बेटा, कोई भी तत्व, परमाणु या वस्तु कोई भी सामान्य अवस्था में उस पर अगर हम नेट चार्ज का पता करें कुल कितना चार्ज है, तो नेट 0 होता है। वो क्या होता है बच्चों? आवेश का उदासीन या वैद्युत का उदासीन। ठीक है, कोई भी परमाणु होगा सामान्य अवस्था में, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से उसका नेट चार्ज कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? 0 हो जाता है। लेकिन क्या हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए। मान लीजिए सोडियम में प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। बोलो प्रोटॉन 11 क्यों रहेंगे? क्योंकि प्रोटॉन को कभी हम बाहर निकाल नहीं पाएंगे, अभी तो बताया था मैंने। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हो गए 12, 11 प्रोटॉन मतलब 11 इंटू +1 मतलब +11, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 इंटू -1 -12। टोटल मारो, इनका ऐड करो, कितना बचेगा? -12 से +11 गया तो बचेगा -1 यूनिट।
मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, नेगेटिव आंसर क्यों आया बच्चों, बताइए, आप खुद बता सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। जब भी किसी परमाणु में, नाभिक नाभिक मानी परमाणु में, तत्व में, पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, तत्व में और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, किसकी संख्या मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो उस वस्तु पर या उस पदार्थ पर, उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, मान लीजिए कि इसमें प्रोटॉन वाले, प्रोटॉन तो 11 ही रहने वाले, प्रोटॉन को कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि बाहर ही नहीं निकलेगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यानी कि कम हो गया इलेक्ट्रॉन। देखिए 11 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन अब 10 हो गए, कम हो गए, तो 11 प्रोटॉन माने 11 इंटू +1 यानी कि +11, 10 इंटू -1 यानी कि -10, दोनों को जरा ऐड करिए तो 11 में से 10 गया तो +1 बचा 1 यूनिट। ये भैया पॉजिटिव क्यों आया, बोलिए, आप खुद जवाब दीजिए मुझे बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो क्यों धनावेश आता है, धनावेश क्यों आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, धनावेश क्यों आता है बच्चों, धनावेश इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और नेगेटिव चार्ज ऋणावेश क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। इस बात से हमें एक बात समझ में आ गई है, क्या आ गई है प्यारे बच्चों, कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पे धनावेश आता है, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश आता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आवेश जो है कितने प्रकार के बेटा, आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, कौन कौन, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश क्यों आता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से, और ऋणावेश क्यों आता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से ऋणावेश आता है। और हमने एक बात और सीखी कि आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। कौन है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन ही कारण है, इलेक्ट्रॉन की वजह से धनावेश और ऋणावेश आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक से अलग नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को ही ऊर्जा देकर बाहर निकाल सकते हो। आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा, आवेश के प्रकार आपने बहुत अच्छे समझे होंगे। आज हमने परमाणु मॉडल को ही बहुत अच्छे समझा, और क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों मतलब ये धनावेश क्यों आता है, ऋणावेश क्यों धनावेश का नाम धनावेश होता है, क्यों ऋणावेश का नाम ऋणावेश क्यों होता है, इन सभी का प्रश्न हमने इस वीडियो में जाना। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करिए, इसी तरह से मेरा साथ दीजिए और पढ़ाई करिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाएंगे, बिल्कुल एकदम से डीप एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे, ताकि फिजिक्स का आप हर चैप्टर, हर थ्योरी, हर कंसेप्ट, हर सवाल काफ़ी डीपली से पढ़ सको। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं बच्चों, फिर बाकी का आप अगले उसमें लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।